हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग और मज़े आ रहे हैं। थोड़ा-सा रिकवरी देख के मतलब क्रिप्टो के अंदर इतने ज़्यादा डिप्रेशन है ना कि 4, 5, 6, 7% की अगर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट दिख जाती है मार्केट में तो ऐसा लगता है कि आय आय हाय! मज़ा आ गया। क्या दिन आ गए यार! मतलब कहाँ आप वो 2x 3x वाले अब अगर 6-7% पे ऐसे खुश होंगे तो क्या होगा? वेल हालत सबकी यही है। इस टाइम कोई ना हर एक आदमी ना थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी ढूँढना चाह रहा है क्योंकि सबके पोर्टफ़ोलियो डाउन है, 60-70% पोर्टफ़ोलियो डाउन है और इस टाइम मार्केट के अंदर बैक टू बैक कुछ अच्छी बात हुई है। कुछ जो सबसे बड़ी बात हुई है वो एक्सआरपी एक्सआरपी के जितने भी होल्डर्स हैं, अगर आप एक्सआरपी को होल्ड करते हो या आपके दोस्त यार होल्ड करते हैं तो भाई एक्सआरपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक्सआरपी का जो केस है जो एसईसी ने वो ड्रॉप कर दिया। तो एसईसी के साथ एक्सआरपी का केस चल रहा था, वो ड्रॉप हो गया। 4 साल पहले केस किया था एसईसी ने और एसईसी कहता था कि जो रिपल है, उसने ये सिक्योरिटी इश्यू की है। ये जो एक्सआरपी टोकन है, ये एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब है जैसे कंपनीज़ होती हैं, वो अपना शेयर इश्यू करती हैं। जब वो अपना शेयर इश्यू करती हैं, तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है एसईसी के पास। जैसे इंडिया में अगर किसी को शेयर इश्यू करना है, तो उसको सेबी के पास जाना पड़ेगा। तो एसईसी का कहना है इन्होंने हमसे कोई परमिशन ली नहीं, इन्होंने एक सिक्योरिटी इश्यू करी है और ये एक हार्वेड टेस्ट के अंतर्गत हमने पाया है कि एक्सआरपी एक सिक्योरिटी है और अगर ये सिक्योरिटी घोषित हो जाता, अगर एसईसी केस जीत जाता, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि एक्सआरपी फिर लिटरली मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता। क्योंकि फिर उनको एज़ अ कंपनी उनको रजिस्टर करना पड़ता है एसईसी के साथ और फिर वो कंप्लायंस के तहत फिर वो सिर्फ़ अमेरिकन लोग हैं, उन्हीं को वो इश्यू कर सकते थे। फिर वो एक कंपनी की तरह ऑपरेट करता, फिर ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज़ेशन जो है वो तेल लेने चली जाती। लेकिन एसईसी के सामने केस एसईसी ने जो केस ड्रॉ किया ऑब्वियसली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आया है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद एसईसी का जो कमिश्नर गैरी गेंसलर उसको हटाया, जो नई जो कमिश्नर आई है ऑब्वियसली वो प्रो क्रिप्टो है। तो अब आपको ऐसी बहुत सारी खबरें देखने को मिलेंगी। इसीलिए मेरे भाई मार्केट के अंदर एक तो ये एक रीज़न है, मतलब ये रीज़न बाद में आया। जो मेन रीज़न मार्केट में पंप करी उसको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन फिलहाल अगर एक्सआरपी वालों को थोड़ा-सा यार खुश तो कर देते हैं। एक्सआरपी को अगर देखो तो पिछले 24 घंटे में 15% का इसने पंप किया है, 1 घंटे में देखें तो 7% का ये न्यूज़ आने के बाद ट्रेंडिंग में दिख रहा है। एक्सआरपी जो है वो ट्रेंडिंग में है, इथेरियम भी है। ओवरऑल मार्केट के अंदर आप देखो, थोड़ी-सी एक्सुबरेंस दिखी है, 2.5% के करीब मार्केट ऊपर गई है। इथेरियम $2000 से ऊपर है। बिटकॉइन $84,000 से ऊपर है। काफ़ी सारे कुछ टोकन्स पंप कर रहे हैं। उसमें से हाइपर लेजर जो है वो अच्छा पंप कर रहा है, 15% 16% के करीब हाइपर लेजर है। और बाकी ओवरऑल मार्केट में हाइपरलेजर 16% पे है, बाकी सब 6-7% के करीब है। अब ये आपका मानना है कि भई क्या अ ये फेक पंप तो नहीं है, उस पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक्सआरपी पे ये भी बता दूँ कि जो सीईओ हैं ब्रैड गार्लिंगहाउस, उसने ये आके डिक्लेयर किया, उसने एक वीडियो के थ्रू ये बोला, ठीक है? मार्केट पहले से ही पंप कर रही थी। मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज जेरोमी पावेल जो है उसने आना है और जेरोमी पावेल जो है आके बताएँगे कि भैया रेट कट फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। थोड़ा-सा इस गेम को समझते हैं एक्चुअली में मार्केट में इस टाइम सेंटिमेंट क्या है, ठीक है? आपको पता है एफओएमसी की मीटिंग होती है, हर महीने होती है, उसमें रिव्यू होता है कि भाई रेट कट करें या ना करें। इस टाइम अमेरिका में चल क्या रहा है उसको समझो। अमेरिका के अंदर जो प्रेज़िडेंट होता है और एक होता है फेड का चेयर, जो जो गवर्नर्स है और जो फेड की जो चेयर है। तो जो फेड की चेयर क्या बेसिकली जैसे आरबीआई है अपना, जैसे इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट अलग है, आरबीआई अलग है। आरबीआई जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू मतलब पार्लियामेंट के थ्रू बनने का मतलब है वो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सक्षम है अपने डिसीजन लेने पे, उन पे पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि पॉलिटिकली वो मिलके साथ में चलते हैं, बट वैसे अगर देखा जाए इंडिपेंडेंट है आरबीआई, ठीक है? सिमिलरली जो फेड है, फेड भी वहाँ पे प्योर सेंस में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। वहाँ का जो प्रेज़िडेंट क्या चाहता है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेज़िडेंट जो है उसको हटा नहीं सकता रातों-रात। हाँ, 3-4 कंडीशंस में हटा सकता है, जैसे अगर फेड का जो चेयरपर्सन है जेरेमी पावेल अगर करप्ट निकले, जेरेमी पावेल काम ही ना करे, जेरेमी पावेल सो जाए, वो कोई अपडेट ही ना दे। 3-4 कंडीशंस हैं, अगर उन कंडीशंस पे पावर है प्रेज़िडेंट के पास, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें, अगर नॉर्मल अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि आप प्रेशर कर रहे हो कि रेट कट कर दो, वो रेट कट नहीं कर रहा है, तो इस बात पे आप वहाँ फेड का जो चेयरपर्सन है उसको नहीं हटा सकते। जेरेमी पावेल को एक्चुअली में कोई नहीं हटा सकता और जेरेमी पावेल का जो जो टेन्योर है वो 2026 तक वो रहेगा। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ही उसे री-इलेक्ट किया था और उसके बाद बाइडेन ने उसको री-इलेक्ट किया, उससे पहले ओबामा उसको लेके आया था, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस एक तो।
तो जेरेमी पावल का कहना है कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प तुम जो मर्ज़ी कर लो, जो करना है वो मैं करूँगा। अब मेन सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहता है कि जो फेड का जो चेयरपर्सन है जेरेमी पावल, इसको जो है रेट कट करने चाहिए। फेड एक बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प चाहता क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प ये कहता है कि यार बहुत ज़माने से अमेरिका सिर्फ़ खा रहा है, कुछ बना नहीं रहे। हम इम्पोर्ट करे जा रहे हैं और हमें कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर उसने देखा यार हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? उसने देखा यार हम एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कई देशों ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रखे हैं। तो उसने बोला कि यार मैं टैरिफ मेरे ऊपर क्यों लगा रखे? फिर मेरे को जो टैरिफ लगाएगा मैं उसके भी लगाऊँगा। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हुई, वो टैरिफ के अंदर उसने अमेरिका को धकेल दिया। एक तो ये रीज़न भी था कि अमेरिका को ग्रेट अगेन करना है, चलो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। दूसरा उसका ये भी था कि वो चाहता है कि जब भी डोनाल्ड ट्रम्प अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर आता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प से एक 2 चीज़ें रिलेटेड होती हैं। एक, डोनाल्ड ट्रम्प एक बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि खुद वो बिज़नेसमैन रहा है, कैपिटलिस्ट है, प्योर सेंस में बिज़नेस माइंडसेट से आता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट के लिए जनरली डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा माना जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही उसने क्या करा कि टैरिफ की लड़ाई लड़ी, जो स्टॉक मार्केट है वो टैंक कर गई। एक तो ये रीज़न है कि लोग कह रहे हैं कि यार वो तो करनी थी, लेकिन उसके पीछे एक और रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहता है कि जेरेमी पावल जो है वो रेट कट करने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि वो रेट कट करे, अमेरिका के अंदर वापस से लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो, लिक्विडिटी जब पंप होगी, तो स्टॉक मार्केट से लेके पूरी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। जेरेमी पावल का ये मानना है कि भाई देखो ऐसा है कि मैं रेट कट क्यों करूँगा? तुम टैरिफ की लड़ाई लड़ रहे हो, मुझसे तो नहीं पूछा तुमने। तुमने बैक टू बैक इलॉन मस्क के प्रभाव में आके तुम अनाउंसमेंट्स करे जा रहे हो। मुझसे तो तुमने पूछा नहीं है, तो तुम अपने एक्शन लेते रहो, मैं अपना लूँगा। जेरेमी पावल और इस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहता है कि रेट कट करो, वो कहता है मैं रेट कट नहीं करूँगा। मैं रेट कट क्यों करूँ? मैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी इतना खराब नहीं आया है। मैन्युफैक्चरिंग जो है इतनी बुरी तरह से गिरी नहीं, हाउसिंग इंडेक्स ठीक आ रहा है। वो 4-5-6 पैरामीटर्स बताता है, वो कहता है अभी वो सिचुएशन नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है अच्छा मैं वो सिचुएशन लाके दिखाऊँगा। अब वो सिचुएशन बुरी कर रहा है और वो धकेल रहा है उसको रिसेशन की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि अमेरिका रिसेशन की तरफ जाएगा जब टैरिफ वॉर लड़ेगा। तो इधर से जेरेमी पावल पे प्रेशर बनेगा, वो रेट कट करेगा। आज की मीटिंग में होना क्या है? आज की मीटिंग में ये होना है कि भाई ये तो कन्फर्म है कि रेट, ना वो आज ये बोलेगा कि रेट कट हो रहे हैं, ना वो कुछ नहीं बोलेगा। जो जो एज़ इट इज़ जो इस टाइम स्टांस है जो अमेरिका के अंदर वो ही रहेगा। लेकिन कुछ वो ऐसी जो पोस्ट अनाउंसमेंट, जब वो मीटिंग होती है, जब अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद वो कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन ये बताएगी कि 2025 में कितने रेट कट एक्सपेक्टेड है। वो बात अलग है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 2 रेट कट होंगे, बट एक आइडिया लग जाएगा कि जेरेमी पावल की बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन, उसकी कुछ बातचीत से आइडिया लग जाएगा कि कितने बड़े रेट कट एक्सपेक्टेड हैं, किस तरीके से जेरेमी पावल सोच रहे हैं। और आज अगर वो उसकी इस सोच से एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ रही है कि नहीं। अगर लिक्विडिटी आने का संकेत हुआ तो मार्केट बहुत बुरी तरह से पंप करेगी और रेट कट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर अगर ये प्रूव हुआ कि नहीं, वो जेरेमी पावल कह रहा है कि नहीं, नो रेट कट, और आगे भी वो हो सकता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग वो ना करे, उसके सिग्नल अगर नहीं दिए, तो जो आप अभी पंप देख रहे हो ये वापस से रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए आपको एक बुल ट्रैप के अंदर नहीं फँसना है। आपको ये कन्फर्मेशन अभी मिलेगी आज की मीटिंग के बाद कि एक्चुअली में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो बात अलग है कि जस्ट आज उस मीटिंग से पहले एक्सआरपी की जो न्यूज़ आ गई, ऑब्वियसली इसने एक बूस्ट का काम किया। एक इसने बूस्ट दिया, तो इस वजह से आप देख रहे हो मार्केट के अंदर एक एक्सुबरेंस। आई होप आपको यहाँ तक एक चीज़ समझ में आई होगी, एक बैकग्राउंड समझ में आया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे देखिए पॉली मार्केट पे भी 99% लोगों का कहना है कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज, और यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग है। इसमें 3-4 चीज़ें देखने वाली है कि जेरेमी पावल जो है वो हॉकिश साउंड कर रहा है या वो डोविश साउंड कर रहा है। एंड ऑफ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होगा कि नहीं होगा, नो कट्स एक्सपेक्टेड, पावल की टोन क्या है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे वही आज आज पूरा ट्विटर जो है वो इसी चीज़ से भरा हुआ है, क्योंकि आज इस पे बहुत ज़्यादा नज़र है। बिटकॉइन के बैक टू बैक जो है क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक बिल जो है वो पास हुआ है एरिज़ोना के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे बैक टू, अगर हम यहाँ देखें तो ट्यूसडे सबसे वोलेटाइल रहा है। यहाँ पे ट्यूसडे हैज़ बीन द मोस्ट वोलेटाइल डे फॉर बिटकॉइन इन 2025। और अगर हम देखें तो मार्च सबसे वोलेटाइल महीना है सिंस 2024। अगर हम देखें तो यहाँ क्रिप्टो कंपनीज़ जो हैं वो बैंकिंग लाइसेंस माँग रही हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब कंपनीज़, एक्सचेंजेज़, कल को हो सकता है कि आपको कॉइनबेस एक बैंक की तरह ऑपरेट करता दिखे अमेरिका के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा अमेरिका ऑरेंज हो गया है। 37 स्टेट्स हैं जहाँ पे बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट्स या तो बिल पे चर्चा हो रही है या बिल वो प्रेज़ेंट किया गया है अमेरिका के अंदर, ठीक है? तो ओवरऑल सिनेरियो ये है दोस्तों कि मैं
आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी वैसे भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं आपको एक छोटा-सा एक एक चार्ट दिखाऊँ तो उसमें मैं आपको ये प्रूव करना चाहूँगा कि देखो लिक्विडिटी ऑलरेडी आगे चल रही है, मतलब लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक एक्स्पोनेंशियल तरीके से इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो उस हिसाब से अभी बिटकॉइन ग्रो नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बिटकॉइन उसको चेज़ नहीं कर पा रहा, उसको मैच नहीं कर पा रहा। तो लिक्विडिटी आ गई है, जस्ट दैट कि वो अभी बिटकॉइन उसको चेज़ नहीं कर पा रहा। जैसे कि मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। ये वाला चार्ट आप देखो, अगर आप ये इस चार्ट को देखो, ख़ैर ये तो बिटकॉइन और गोल्ड का है। अगर मैं आपको यहाँ पे यस, M2 ग्लोबल ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हो कि येलो लाइन जो है, ये M2 ग्लोबल लिक्विडिटी है। ये ऑलरेडी लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन बिटकॉइन इसको अभी फ़ॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप देखो ओवरऑल जैसे-जैसे लिक्विडिटी बढ़ती है, वैसे-वैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, जैसे-जैसे लिक्विडिटी डाउन होती है, बिटकॉइन का प्राइस गिरता है। आप ये देखो कि यहाँ पे लिक्विडिटी डाउन हुई, प्राइस भी डाउन हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी अप हुई, प्राइस भी अप हुआ, फिर लिक्विडिटी डाउन हुई, प्राइस भी डाउन हुई, फिर लिक्विडिटी अप गई, प्राइस भी अप गया। अब यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी अप गई, प्राइस अभी यहीं पे है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, यहाँ से आपको एक सिग्नल लेना चाहिए जाते-जाते इस वीडियो में कि भैया सारी गेम लिक्विडिटी की है और ऊपर से अगर रेट कट हो गए या रेट कट की आशंका लगी कि फ्यूचर में रेट कट हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होगा। तो इसलिए अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, हिम्मत से काम लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई सिर्फ़ 7,000 सब्सक्राइबर रह गए हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए इस चैनल पे ये बहुत बड़ा मोमेंट है आपके लिए, मेरे लिए। तो पर्सनली अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करिए, ठीक है? एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द एक्सआरपी होल्डर्स, बहुत सालों से एक्सआरपी को होल्ड कर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं, केस में कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। आई थिंक इट्स अ बिग डे फॉर देम, सो लेट्स गिव इट टू देम। कांग्रेचुलेशंस गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।